हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी मौका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। दोस्तों, सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो जब परपोषी यानी हमारी बॉडी का किसी भी व्यक्ति का जब प्रतिजन से यानी रोगजनक से सामना होता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी उनके खिलाफ, जो रोगजनक के खिलाफ या एंटीजेंस के खिलाफ प्रतिरक्षी बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं। ये आपने पिछली वीडियो में भी जाना। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी जब हमारी बॉडी में किसी रोगजनक के खिलाफ प्रतिरक्षी बनते हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है, इसलिए प्रतिरक्षीकरण किया जाता है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी का किसी रोगजनक से सामना होता है, पहली बार संक्रमण होता है, तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसको पहचानने में थोड़ा समय लेता है और फिर एक बार अगर उसको मार लेता है तो फिर वो उससे किस तरीके से मारा रोगजनक को, फिर वो मेमोरी में फीड हो जाता है। और जब वही रोगजनक दोबारा आक्रमण करता है तो एक द्वितीयक रिस्पॉन्स होता है जो कि काफ़ी तेज़ होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी में प्राथमिक अनुक्रिया हो ही ना, क्योंकि कभी कभी होता कुछ यूँ है कि प्राथमिक अनुक्रिया के दौरान ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो प्राथमिक अनुक्रिया ना हो, ऐसा करने के लिए प्रतिरक्षीकरण किया जाता है। और प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचाना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करना, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। ये कैसे? जैसे कि इसमें इम्यूनाइजेशन में किया कुछ यूँ जाता है कि मतलब कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका निर्बल रूप हमारे शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। उसका निर्बल रूप हमारे शरीर में निर्बल रूप प्रविष्ट करा के हमारे शरीर को उसकी पहचान करा दी जाती है। हमारे शरीर को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसका, क्योंकि वो निष्क्रिय रूप है। और इस प्रकार से हमारी बॉडी को जब एक बार उस रोगजनक की पहचान हो जाती है तो फिर अगर वो रोगजनक हमारी बॉडी में दोबारा आक्रमण करता है तो एक जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो होता है और फिर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र आसानी से उसको मार देता है। इसलिए टीके लगाए जाते हैं, जैसे पोलियो का टीका, BCG का टीका। इसमें किया कुछ यूँ जाता है कि BCG का जो रोगजनक है उसका निर्बल रूप हमारी बॉडी में प्रविष्ट करा दिया जाता है और जब दोबारा कभी हमारी अगर BCG का जो रोगजनक है वो अटैक करेगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं ही सेकेंड रिस्पॉन्स करेगा और उसको नष्ट कर देगा। इसलिए इम्यूनाइजेशन के द्वारा सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित किया जाता है। अब बात करूं मैं अगर निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी जो प्रतिरक्षी बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो इसको हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। देखिए, दुग्ध स्रावण यानी लैक्टेशन के दौरान जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो फिर उसके शुरुआती दिनों में माँ का जो दूध है वो अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल, क्योंकि जो दूध होता है उसमें एक पीयूष जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसमें प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है, भरमार होती है। और ये प्रतिरक्षी होते हैं IgA, ध्यान रखेंगे, जो शिशु की रक्षा करता है। प्रेगनेंसी के दौरान देखिए ये जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। और प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण के बारे में। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियत यानी दुर्बलीकृत, जैसा कि मैंने ऊपर बात की, रोगजनक जो होता है उसका निष्क्रिय या दुर्बल रूप जो है वो हमारी बॉडी में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियाँ जो होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो वास्तविक संक्रमण जब होता है तो उसके दौरान रोगजनक कारकों को निष्प्रभावी बना देती हैं। टीका स्मृति भी और टी कोशिकाएँ भी बनाती हैं।
जो सबसिक्वेंट एक्सपोजर यानी परवर्ती प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती हैं, क्योंकि पहले से ही वो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्स कर चुकी हैं। जब वो टीके में हम उसका निर्बल रूप देते हैं तो उसके प्रति जब प्राथमिक अनुक्रिया करते हैं तो उनको पहचान होती है कि हम किस प्रकार से मारा था, और फिर जब वास्तविक संक्रमण होता है तो द्वितीयक रिस्पॉन्स करती हैं और उसको नष्ट कर देती है रोगजनक को। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता है, जैसे कि टेटेनस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रतिअवेश यानी एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? एक ऐसी निर्मित जिसमें अविष के लिए प्रतिरक्षा होती हैं को टीके के सीधे रूप में दे दिया जाता है। सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगती है उसमें सर्पजीवी विष, सर्प का जो विष होता है उसके विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण यानी पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी से जीवाणु या खमीर, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, उसमें रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमानों पर उत्पादन होने लगा है, इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे कि खमीर से बनने वाला यकृत शोध भी टीका। ओके।